आज भोर की उजास ने कमरे में प्रवेश नहीं किया था। खिड़की से पर्दे को सरकाकर सूरज की किरणों को कमरे में आमंत्रित करने वाली पायल अब इस घर में नहीं थी। पलंग के बगल के गोल टेबल पर आज चाय का प्याला भी नहीं था। आज से नया जीवन शुरू हो रहा था, मेरा भी और उसका भी। 7 बज गए थे। सुबह 6 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक जाने का क्रम भी आज टूट गया था। पिछले 16 सालों से किसी सीखी सिखाई विधि से मेरे आगे पीछे घूमा करती थी पायल। कभी कोई संबोधन नहीं था उसके मुंह में मेरे लिए, ना ही मैं कभी उसे कोई संबोधन दे पाया। एक विचित्र सा रिश्ता जोड़ गई थी अनीता। पायल के लिए अनीता माँ थी। इसी संबोधन से वो उसे पुकारा करती थी। अंकित भैया था और मैं कुछ भी नहीं। मेरे लिए पायल सदैव पराई ही रही। मैं बेहद कठोर था इस बात को लेकर कि मेरे निर्णय का सदैव पालन हो। अनीता ने अपने जीवन काल में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जो मेरे चेहरे के भाव बदल दे। बेटे अंकित को एक साहसी और जिम्मेदार इंसान बनाया उसने। पिछले साल ही अंकित कंप्यूटर साइंस में मास्टर के लिए अमेरिका गया है। कोर्स पूरा होने के बाद वहीं का स्थायी निवासी होने की उसकी इच्छा है। अंकित के इस निर्णय पर न मुझे और न अनीता को कोई आपत्ति थी। बच्चे को अपने निर्णय और आकांक्षा के अनुरूप जीने देना है, इसका निर्णय हमने काफी पहले ही कर लिया था। मेरी हर बात को शांति से स्वीकार करने वाली अनीता ने जीवन में एक ही बार मेरा विरोध किया था, पायल के लिए। 17 साल पहले अपनी बीमार सहेली को देखने गई थी अनीता। जब अस्पताल से लौटी तो इस 8 साल की बच्ची का हाथ थामे वो घर पर आई थी, ये कहते हुए कि इसका कोई नहीं है। उसने निर्णय सुनाया था कि वो यहीं पे रहेगी, इसी घर में। तुम्हारी सहेली? मैंने पूछा था। वो नहीं रही, भर्राए स्वर में अनीता ने जवाब दिया। लड़की की पकड़ उसके हाथों में सख्त होने लगी थी। एक हाथ से उसने लड़की का हाथ थाम रखा था और दूसरे हाथ से उसकी हथेली को वो सहला रही थी। लड़की लगातार रोए जा रही थी। अनीता के चेहरे का भाव सख्त था, कुछ ऐसा कि मुझे ये एहसास होने लगा कि वो इस लड़की को अब अपने से दूर नहीं करेगी। इसका पिता नहीं है क्या? अनीता पर मैंने क्रोध से चिल्लाते हुए पूछा था और भयभीत सी पायल अनीता के पल्लू में छिप गई थी। नहीं है, वो काफी पहले ही इस संसार से जा चुका है। रोड एक्सीडेंट था। अनीता, मैंने प्रयास किया कि उसको समझाऊं कि एक अनजान लड़की को इस तरह घर में रखना ठीक नहीं है। यह आपके लिए अनजान है मगर मेरे लिए नहीं। मैंने अपनी सहेली को वचन दिया है कि इसकी देखभाल करूंगी। दृढ़ था अनीता का स्वर। लेकिन इस शहर में अनाथालय भी तो है ना। मैंने अपनी सखी को वचन दिया है नीरज कि मैं इसे अनाथालय में नहीं रखूंगी। जानते हो, मेरी सहेली अनाथ थी। अनाथालय में ही पली बड़ी थी। उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके माँ बाप कौन है भी या नहीं। वो मेरे स्कूल की सहेली थी। वो सदा अपने अनाथालय की त्रासदी मुझे बताया करती थी। सबके बीच होने के बाद भी घोर अकेलापन होता है वहाँ। मानसिक व्यथा होती है। जैसे तैसे वो शिक्षिका बनी, शादी की और माँ भी बनी, पर उसका पति उसे छोड़कर चल बसा। वो स्वयं भी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और जब भी मुझसे बात करती पायल को लेकर ही करती थी। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं पायल को संभाल लूंगी, पर यह नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी चली जाएगी। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती नीरज। ठीक है, जो करना है करो, मैंने भी झल्ला कर कहा, पर मैं इस लड़की का खर्च वहन नहीं करूंगा। मेरा निर्णय सुनकर वो स्तब्ध रह गई थी। अनीता कुछ देर अजीब सी नजरों से मुझे देखती रही। उसकी आंखें डबडबा आई थी। आंखों के कोर में आंसू मोतियों से चमकने लगे थे। फिर उसने धीरे से निर्णयात्मक अंदाज में सिर हिलाकर हामी भरी, मानो कह रही हो कि उसे मंजूर है। मेरी कठोरता ने अनीता को आत्मनिर्भर बना दिया था। अगले कुछ दिनों में ही अनीता ने कॉलोनी के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझसे घर का खर्चा मांगना भी कम कर दिया था। अनीता, ये ट्यूशन क्यों? मैंने एक दिन उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा था। क्या मेरी सचिव की नौकरी से घर नहीं चल रहा? आत्मनिर्भर बनना गलत तो नहीं है ना? उसके स्वर में व्यंग था। कई बार लगता कि पायल अनीता के जीवन में मेरी जगह लेने लगी थी। वो पायल को रसोई में जमीन पर चादर बिछाकर सुलाती थी। पायल के लिए फुटपाथ से वो सस्ते कपड़े खरीद के लाती थी।
सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। नन्ही सी पायल स्कूल पैदल ही आती जाती थी। अनीता ने पायल को कोई सुख सुविधा नहीं दी थी, पर बेपनाह प्यार दिया, संरक्षण दिया। पायल कृतार्थ थी अनीता के इस स्नेह पर, और शायद इसलिए उसके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती थी। आत्मसंतुष्टि का भाव रहता था। अंकित अपनी पढ़ाई, खेलकूद, किताबों में ही व्यस्त रहता था। अंकित को लगता कि पायल उसकी बहन के समान है, तो वो उसे राखी बांधे, पर अनीता ने पायल और अंकित के बीच इस रिश्ते को स्थापित ही नहीं होने दिया। राखी का त्योहार आ रहा था, तो मैंने भी उत्सुकतावश पूछ लिया अंकित से, पायल राखी बांधेगी तुम्हें? नहीं पापा, मम्मा कहती है कि उसे किसी रिश्ते में मत बांधो। मैं चकित रह गया। पायल अनीता की सबसे करीबी बन गई थी, फिर अंकित को राखी बांधने पर उसे ऐतराज क्यों? अंकित भी पायल को बहुत प्यार करता था। स्कूल के दोस्तों से मिले चॉकलेट और अपनी कहानियों की किताबें उससे वो शेयर करता था। कई बार देखा मैंने कि पायल को कभी गणित तो कभी अंग्रेजी में भी पढ़ा दिया करता था। दोनों का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसा सभी भाई बहनों का होता है। फिर राखी बांधने पर अनीता को ऐतराज क्यों? एक दिन अनीता पास आकर बोली, आप अंकित से पूछ रहे थे ना राखी के बारे में? आपने ऐसा सोचा भी कैसे नीरज? वो लड़की इस घर की कोई नहीं है, बस मेरी जिम्मेदारी है। आपने तो उसे अस्वीकार ही कर दिया था, पर मेरी वजह से उसे इस घर में जगह मिली है। अभी वो बहुत छोटी है, पर धीरे धीरे उसे घर का सारा काम सिखा दूंगी, ताकि उस पर कभी ये आरोप ही ना लगे कि वो यहाँ मुफ्त में रहती है। थोड़ी सी जगह ले रही है, खाना खा रही है, पढ़ रही है, तो काम करके इस घर का कर्ज भी चुकाएगी। और नीरज, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा घुटना बहुत परेशान करने लगा है। उसे सक्षम बनाऊंगी ताकि वो इस घर को संभाले। अनीता की बात से मेरे गाल पर एक चांटा सा पड़ा था। रौबदार सचिव था मैं, इसलिए अपने भावों को सफलतापूर्वक छिपा लिया। 2-3 साल में ही पायल ने घर का सारा कामकाज सीख लिया था। मैं सचिव के जॉब से सेवानिवृत्त हो गया था, इसलिए घर पर ही रहता था। ऑनलाइन बच्चों की नौकरी के लिए बच्चों की काउंसलिंग और कैरियर पर ऑनलाइन मार्गदर्शन का काम भी मैंने शुरू कर दिया था। समय अच्छा व्यतीत हो, इसके लिए कुछ काउंसलिंग संस्थाओं से भी जुड़ गया था। सारा काम ऑनलाइन था। अनीता के घुटनों का दर्द बढ़ने लगा था। पायल प्रयास करती कि अनीता को पूरा आराम मिले। मैं जब कहीं भी बाहर से घर आता, अनीता की जगह पायल पैर धोने के लिए पानी ले आती। मैं ज़्यादातर बाहर से आते ही बरामदे में कुर्सी पर या अंदर सोफे पर कुछ देर बैठ जाता था। पायल झट से पानी ला कर देती। कुछ ही मिनटों में चाय और बिस्कुट या टोस्ट भी ला कर रख देती। जैसे जैसे पायल बड़ी हो रही थी, अनीता से उसका रिश्ता गहराने लगा था, और मेरे चाहने या ना चाहने की परवाह किए बगैर वो मेरी केयर टेकर भी बन गई थी। अंकित पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था। अनीता के घुटनों में असहनीय दर्द रहने लगा था। उसकी चाल देखकर मैं समझने लगा था कि वो ठीक नहीं है, पर उसने कभी अपनी पीड़ा मुझसे साझा नहीं की। पायल थी तो घर संभल रहा था। रात दिन भागती रहती थी वो लड़की। मुझे जरा सा खांसी हुई कि बाम लाकर बगल में रख देती। भाप लेने के लिए गर्म पानी और टावल रख देती। अनीता के घुटनों को रोज गर्म पानी से सेकती। गर्म तेल से धीरे धीरे घुटनों की मालिश करती, और जब वो सो जाती तब पायल भी रसोई की पनाह में चली जाती। 1 साल पहले अनीता चल बसी। घुटनों के दर्द के अलावा कोई बीमारी नहीं थी उसे। एक रात सोई तो सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टर ने कहा कि नींद में ही हार्ट अटैक आया था। अब पायल की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी। पूरा घर उसका दायित्व था। हर समय काम में लगी रहती। रात कई बार रसोई में लाइट दिखती थी। मुझे लगता कि वो कुछ पढ़ रही है, शायद कोई प्राइवेट परीक्षा देने वाली हो। अनीता और अंकित ने उसे जीवन जीने की पूरी कला सिखा दी थी। किसी नर्स की तरह वो मेरी देखभाल करने वाली पायल कभी मुझसे बात ही नहीं करती, बस मजदूर की तरह घर के काम में लगी रहती। 2 दिन पहले अंकित का फोन आया था, पापा पायल की शादी है। शादी? मैं चौंक गया था। तुम्हें किसने बताया? पापा पायल ने ही बताया। दरअसल उसने 1 हफ्ते पहले ही बताया था, पर मैं भूल गया, थोड़ा बिजी था। पापा ये रिश्ता मम्मा ने ही तय किया था। उस लड़के को मम्मा जानती थी। ये लड़का टैक्सी चलाता है, और मम्मा ने ही उसे कहा था कि जब अपनी टैक्सी खरीदोगे तब मेरी बेटी को ले जाना। ओके, मैंने गहरी सांस ली। इस गहरी सांस का अर्थ मैं स्वयं भी नहीं समझ पाया। इस लड़की से मुक्ति पाने की खुशी थी
या अकेले हो जाने का अनजाना सा भय। और पापा सुनिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अंकित ने आगे कहा। पायल ने 2 काम वाली रख दी है, एक खाना बनाएगी और दूसरी पूरे घर की साफ सफाई करेगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी पापा। मैं अपने इंटर्नशिप के पैसे से उनका पेमेंट कर दिया करूँगा। मैंने कुछ नहीं कहा। दरअसल उस लड़की की शादी भी कभी होगी मैंने तो सोचा ही नहीं था, पर अनीता ने संसार छोड़ने के पहले ही ये काम कर दिया। कितनी फिक्र थी अनीता को उसकी। दूसरे दिन सुबह पायल आई थी मेरे कमरे में और एक कागज़ का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ा दिया, जिस पर उसके नए घर का पता लिखा था, होने वाले पति का नाम और उसका मोबाइल नंबर भी था। इच्छा हो रही थी कि उसे बधाई दूं, पर कुछ कह नहीं पाया। कुछ पल वो मेरे भाव को देखती रही, फिर कमरे से निकल गई। मैं भावहीन सा हो गया था, अजीब सा महसूस कर रहा था। वो जा चुकी थी। मैं पुरानी यादों से बाहर निकल आया। अब मैं वर्तमान में था और मेरा जी तो यही चाह रहा था कि पायल की जाने की खुशियां मनाऊं। 17-18 साल से जिसे घर से निकलना चाह रहा था, अब वो निकली है। मैं उत्साहित होना चाहता था, पर हो नहीं पाया। कई चिंताएं मन को घेरने लगी थी। सजा सवरा मेरा घर अब कौन संभालेगा। 8 बज गए थे। मैं बाहर आ गया। पहली नौकरानी आ चुकी थी, बाहर आंगन बुहार रही थी। सर, मैं 7 बजे ही आ गई थी, आप शायद सो रहे थे, तो सोचा बाहर की सफाई कर लेती हूँ। वहीं बाहर के नल पर उसने हाथ पैर धोए और अंदर आने लगी। बोली, सर आपके लिए चाय बना लाती हूँ। पायल मैडम ने मुझे सारा काम समझा दिया है सर। इतना कहकर वो अंदर चली गई। पायल मैडम? मैंने मैडम शब्द को मन ही मन बुदबुदाया। हंसी सी आ गई। मेरे लिए तो वो बोझ थी, बस इस घर की एक नौकरानी थी। मैडम संबोधन जरा अजीब सा लगा। काम वाली चाय बना लाई थी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ भी सामान्य से नहीं लग रहा था। एक अनजान औरत घर में प्रवेश करके काम करने लगी थी। मैं तो जैसे अपने ही घर में अजनबी सा हो गया था। तभी दूसरी भी आ गई। नमस्ते सर, मैं सुनीता, केयर टेकर। मुझे ही सारा घर संभालना है। मैंने धीरे से सिर हिला दिया और कुछ ही पल में पूरे घर में शोर शराबा गूंजने लगा। दोनों नौकरानियां एक दूसरे से बात करती हुई एक दूसरे को अपने बारे में बता रही थी। मुझे बेहद अशांति सी महसूस होने लगी थी। समय जैसे थम सा गया था, पर मुझे खुद को संभालना था, तो मैं धीरे से उठा और अपने काम में लग गया। दोनों नौकरानियों की अंतरंगता बढ़ती जा रही थी। दोनों बेखौफ पूरे घर को अपनी बातचीत और क्रियाकलाप से अशांत करती जा रही थी। मैं अपने ही घर में स्वयं को अजनबी सा महसूस करने लगा था। मुझे खींच सी होने लगी थी। इन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था और ये इसका फायदा उठा रही थी। खाना बनाने वाली रसोई पूरा साफ किए बिना ही चली जाती और दूसरी उस अधूरे काम को अनदेखा कर देती, मानो वो उसका काम है ही नहीं। 1 हफ्ता ऐसे ही बीत गया। मुझे कई बार रसोई साफ करना पड़ता, तो कभी डाइनिंग टेबल भी। रात को अंकित का फोन आया तो मेरी तकलीफ सुनकर वो परेशान हो गया था। मेरी व्यथा कोई समझ नहीं सकता था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब तो मैंने अंकित को भी अपनी तकलीफ बताना कम कर दिया था। क्या करता, बताकर बेकार में वो परेशान होता। कुछ सप्ताह ही बीते थे कि एक दिन कमरे का पर्दा हट गया था। गोल टेबल पर चाय की प्याली और चाय की केतली थी। एक सकारात्मक ऊर्जा मुझे महसूस हुई। मैं तेजी से कमरे से बाहर आया तो देखा पायल सामने के कमरे में बैठी अंकित से मोबाइल पर बातें कर रही थी। आप चिंता मत करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो भैया, मैं यहाँ का काम संभाल लूँगी। आप बस उन दोनों का हिसाब कर दो। मैंने विनीत को भी कहा है, तो वो मुझे लेने आ जाएगा। तब तक मैं यहीं पर हूँ। शायद घर की डुप्लीकेट चाबी थी उसके पास। मैं तेजी से अपने कमरे में वापस आ गया, चाय पी ली और मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने लगा। पायल सामने के कमरे में सेल्फ की सफाई कर रही थी। बहुत अच्छी लग रही थी वो। उसने मेरी ओर देखा तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसका चेहरा भी खिल गया था। रात तक पायल काम करती रही। मेरे मन को भी सुकून सा महसूस हो रहा था। रात घर के पास टैक्सी रुकी तो मैं बाहर आ गया। पायल रसोई के काम को अंतिम रूप दे रही थी। मैंने उसके पति को इशारे से बुलाया। क्या नाम है? विनीत, उसने कहा। कहाँ रहते हो? श्रीनगर चौल में। अपना घर है? नहीं, किराए का। अच्छा, मैंने कहा और ध्यान से देखा। अच्छा लड़का लगा वो। पायल बाहर आ गई थी। उसकी पलकें भीगी थी। शायद विनीत से मुझे बात करते देखकर उसने एक बार मेरी तरफ देखा। मेरा मन भर आया।
और अनजाने ही मेरी आंखें छलक उठी। वो कुछ पल मेरी छलकी आंखों को देखती रही और अपना सिर झुका लिया। वो तेजी से निकल गई। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि रोक लो उसे। मैं रोकना भी चाहता था पर रोक नहीं पाया। वो टैक्सी में बैठ चुकी थी। मैं तेजी से कमरे में भागा, तकिए के नीचे दबे उस कागज़ के टुकड़े को निकाला जिस पर विनीत का पता वो मोबाइल नंबर था। मैंने झट से नंबर डायल कर दिया। पायल ने फ़ोन उठाया। ये गाड़ी चला रहे हैं, आप कौन? बेटा, मैं नीरज। जी। वो खामोश हो गई। बेटा, तुम दोनों यहीं आ जाओ मेरे पास रहने। जी, पर क्या बेटी शादी के बाद पापा के पास नहीं रह सकती है? मैंने भर्राए आवाज़ में पूछा और बिलक के रो पड़ा। बेटा, अकेले नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे जाने के बाद अकेले बहुत तकलीफ हो रही है। कल से तुम दोनों यहीं रहना बेटा, अब कभी कहीं मत जाना। वो चुप थी पर सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों सिसकियों की भाषा में देर तक संवाद करते रहे। सालों का मौन आज जो टूटा था। मैंने अनीता की तस्वीर की ओर देखा। उसकी मुस्कान भी जैसे गहरी हो गई थी। सुबह सुबह विनीत टैक्सी के लिए दरवाजे पर खड़ा था। पायल अपनी साड़ी संभालते हुए बाहर निकल रही थी और मैं वेवल आनंदित गेट की तरफ दौड़ पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।